साथियों, जय बिरसा, जय आदिवासी। आज हम लोग महाभगवान, महाविद्रोही, महामानव, क्रांति सूर्य और राष्ट्रपिता बिरसा मुंडा की 125वीं शहादत के दिवस पे बात कर रहे हैं। और ये काफी दिनों के बाद बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से एक लाइव प्रोग्राम हमने करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से मेरी विनती है कि आज का जो विषय है उस पर गंभीरता से हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हम उस विषय पे बात कर रहे हैं जिस पर बिरसा मुंडा ने 125 साल पहले सोचा था। बिरसा मुंडा की जो सोच थी वो सोच 125 साल पहले जिस अंदाज की थी, जिस अंदाज की सोच थी, वो सोच का हम लोगों ने विश्लेषण करना है। वो सोच क्या है, वो सोच ऐसी क्यों थी और उस सोच का आज के तारीख में हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इस पर भी हम लोगों ने सोचना चाहिए। साथियों, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उस वक्त इस देश में जो कानून व्यवस्था थी वो पूंजीपतियों के, जमींदारों के हाथ में थी और अंग्रेजों के हाथ में थी। और इन लोगों के बीच में उच्च वर्णीय पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्णीय जमींदार वर्ग और अंग्रेज जो हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत थी, इनके बीच में जो कोलैबोरेशन था, जो साठगांठ था, इस महाशक्ति के खिलाफ, इस महाशक्ति के खिलाफ लड़ाई का जो तरीका, लड़ाई की जो टेक्निक बिरसा मुंडा ने सोची और जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य बिरसा मुंडा का था सामाजिक परिवर्तन, अपने वास्तविक, पारंपरिक, नैसर्गिक अधिकारों की पुनर्स्थापना। ये एक बहुत बड़ी सोच थी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से लेकर बाकी जितने थिंकर से विचारवंत लोग हैं, बिरसा मुंडा के नजदीक पहुंचते हुए उन्होंने बहुत इंप्रेस हुए हैं कि ऐसी सोच कि जो समाज इस देश में हजारों साल से शोषित होता आ रहा है, जिस समाज की संस्कृति पे आक्रमण हुआ, जिस समाज के सामाजिक जीवन पे आक्रमण हुआ, जिस समाज के सामाजिक अस्तित्व पे आक्रमण हुआ, जिस समाज के जिंदा रहने के साधनों पे आक्रमण हुआ और जिस समाज की पहचान पे आक्रमण हुआ, हजारों सालों से उस समाज के बारे में 125 साल पहले महाभगवान, मैं बार बार एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं, महाभगवान। इसके पहले हमने महामानव बोला, लेकिन महाभगवान उसको बोलते हैं जो प्रैक्टिकल अपने को चलाता है। काल्पनिक भगवान अलग है, जो प्रैक्टिकल भगवान है, जो जिंदा रहना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, अपने अधिकारों को स्थापित करना सिखाता है, उस महाभगवान के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। साथियों, बिरसा मुंडा का शहीद दिन ये केवल इस देश के आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन नहीं है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन इस देश में नहीं होता तो ये देश नहीं होता। ये जितने इतिहासकार हैं, जितने बड़े बड़े चिंतक हैं, मैं उन लोगों से भी एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़े होंगे या भारत में जो पुनर्गठन हुआ संविधानिक, स्वतंत्र संविधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का, वो संभव थी क्या बिरसा मुंडा की लड़ाई के बगैर? जो यहाँ पर साम्राज्यवादी ताकतों ने इस देश को ध्वस्त कर दिया था, इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों को, इस देश के कॉमन आदमी को, इस देश के सर्वसामान्य आदमी को अपने
कानूनी कब्जे में ला लिया था, उस कानूनी कब्जे को तोड़ने का काम बिरसा मुंडा ने किया। भारत नाम की संकल्पना, राष्ट्र नाम की संकल्पना लाने वाला पहला महाभगवान है बिरसा मुंडा। वो वास्तविक इस देश का राष्ट्रपिता है। ये आंदोलन टंटे भील से जुड़ा हुआ आंदोलन है। भगवान टंटे भील, महाविद्रोही महाभगवान टंटे भील। ये आंदोलन राघोजी भांगरे से जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन तिलका मांझी से जुड़ा हुआ है। ये हमारे महाभगवान, महाविद्रोही, महाक्रांतिकारी, महामानव। मैं इस शब्द को जानबूझ के आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये महाभगवान है। ये भगवान नहीं है, ये महाभगवान है। इतना बड़ा तत्वज्ञान कि आपके अधिकारों को, पारंपरिक प्राचीन अधिकारों को, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करना और उस व्यवस्था में अपने लिए जगह बनाना, अपने जिंदा रहने की वास्तविकता को समझते हुए अपने जिंदा रहने के संसाधनों को जीवित रखना, उसको सुरक्षित रखना, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है बिरसा मुंडा ने सोचा। और इसका फायदा केवल आदिवासियों को नहीं हुआ, इस देश के मजदूरों को हुआ, इस देश के ओबीसी समाज को हुआ, दलित समाज को हुआ, ब्राह्मण समाज को हुआ, यहाँ की महिलाओं को हुआ। वो प्रेरणा मिली। भारतीय सेना में महिलाओं की जो भर्ती हुई है वो बिरसा मुंडा के आंदोलन से प्रेरणा लेके हुई है, क्योंकि बिरसा मुंडा के आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी सहभागिता दिखाई। ये रानी अवंतीबाई, झलकारी देवी, इनके आंदोलनों को देखना पड़ता है जब बिरसा मुंडा को हम देखते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि बिरसा मुंडा अचानक टंटे भील से कैसे मिल लिए, या टंटे भील से उनकी विचारधारा कैसी मिलती है, बाबूराव शिर्माके से कैसी मिलती है, राघोजी भांगरे से कैसी मिलती है। साथियों, एक जागरूक आदमी को किताबों की जरूरत नहीं होती। अगर वो जागरूक है, सक्रिय है, तो विचार उस तक के ऑटोमेटिक पहुंचते, क्योंकि वो विचारों की तलाश में रहता है। बिरसा मुंडा ने बोला, संघर्षशील आदमी, सक्रिय आदमी, ये केवल जीवित नहीं होता, वो शोधी होता है, वो शोधक होता है। उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज का इन्वेंशन, उसका सोच, उसका शोध, उसकी बुनियादी सोच जो है उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है। 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने इस देश को देश नाम से परिभाषित करने की संकल्पना खड़ी कर दी। साथियों, इस देश में सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारों की स्थापना महाभगवान बिरसा मुंडा की वजह से हुई है। ये देश के इतिहासकारों को मानना पड़ेगा। जितने आदिवासी स्वतंत्र सैनिक है, जितने आदिवासी क्रांतिकारी है, उनके विचारों को, उनकी संघर्ष को, बुनियादी संघर्ष को जब तक आप नहीं समझेंगे, इस देश के वास्तविक इतिहास को नहीं समझ सकते। ये बात अलग है कि आदिवासियों के साथ में या आदिवासी महापुरुषों के संघर्ष का वास्तविक इतिहास इस देश को बताया नहीं गया, देश के आम नागरिक को नहीं बताया गया। और आम नागरिक तो क्या, उस समाज को नहीं बताया गया जिस समाज से वो बिलोंग करते थे। आदिवासी समाज को इसके बारे में नहीं बताया गया। कुछ हमारे लोग, कुछ गद्दार प्रवृत्ति के लोग, कुछ बिकाऊ प्रवृत्ति के लोग भगवान बिरसा मुंडा की विचारधारा, टंटे भील की विचारधारा, बाबूराव शिर्माके की विचारधारा, राघोजी भांगरे की विचारधारा, सूबेदार नायक की विचारधारा, तिलका मांझी की विचारधारा, गुंडाधुर की विचारधारा, कुमरा भीमू की विचारधारा, इनको पलटाकर, इनको बदलाकर, इनकी बुनियादी सोच को बदलकर एक नई सोच लाते हैं, राष्ट्रीय सोच लाकर बताते। वो स्वतंत्र सैनिक थे। अरे स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब होता है आदमी की सामाजिक सांस्कृतिक आजादी। इस देश में धार्मिक आजादी महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, सांस्कृतिक और सामाजिक आजादी महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा ने इंसान की मानवतावादी संघर्ष को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारों की स्थापना की तरफ जोर दिया। और इस देश को पहला आर्टिकल मिला जिसको आप लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते हैं।
आर्टिकल जो लैंड राइट्स को क्लियर करता है, वो आर्टिकल जो आपके भूमि संपादन के अधिकारों को परिभाषित करता है, वो आर्टिकल जो इस देश की भूमि की सीमाओं को बताता है कि इस देश की भूमि कितनी है, इस देश के मालिक कौन है, इस भूमि के वास्तविक भूमालिक कौन है। ये आंदोलन बिरसा मुंडा के आंदोलन से बाहर आया है। अगर देश, उनका कहना था, जिसकी जमीन उसका देश, जिसकी जमीन उसका देश, ये पूरे भारत के नागरिकों को लागू होता है। ऐसा तो किसी स्वतंत्र सेनानी ने नहीं बात की। सिंपल वर्ड है, जिसकी जमीन उसका देश। कहने का मतलब है देश आपका तब तक के नहीं हो सकता जब तक कि उस देश की जमीन आपकी नहीं हो सकती। ये जो देश की जमीन है, ये वास्तविक इसके भूमालक आदिवासी है। और ये जितने ओबीसी, एससी, एनटी, ये लोग, ये आदिवासियों के वंशज है जो डेवलप हुए हैं, जिनका शहरीकरण हो गया है, जिनका सिविलाइजेशन हुआ है। लेकिन आज भी पूरा आदिवासी समाज उस तरफ अपने आप को झोंक के उस जीवन की तरफ जा रहा है। आदिवासी प्राकृतिक, नैसर्गिक, मानवतावादी, समाजवादी जीवन की तरफ जाता है, उसको ज्यादा पसंद करता है। आदिवासियों ने किसी पे हमला नहीं किया। इतिहास का एक पन्ना बताइए आप। आदिवासियों ने संघर्ष किया है, अपने अधिकारों को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को संघर्ष बोलते हैं। और दूसरे के राज्य को, उसकी जमीन पर अपने आप को प्रस्तावित करने के लिए, अपने अधिकारों को प्रस्तावित करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसको आक्रमण बोलते हैं। ये बिरसा मुंडा ने बहुत सरलता से समझाया कि आदिवासी बुनियादी तौर पे आक्रमण करता नहीं है, ये संघर्ष करता है। जिन्होंने इस देश पे आक्रमण किया, इस देश की संस्कृति पे आक्रमण किया, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को नष्ट किया, उसकी बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश की, आज भी कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात आदिवासियों को नहीं समझा सकते हैं। आदिवासियों के तो ब्लड में ये सब चीजें थी। जिन्होंने उंगली कटाया उनको राष्ट्रीय नेता का नाम मिला साथियों, लेकिन जिनके परिवार तबाह हो गए, उनका इतिहास में नामो निशान नहीं है। इस देश की वास्तविकता यह है, इस देश का यह पक्षपातपूर्ण रवैया जो है, हमको यह बात बोलने के लिए मजबूर करता है। चाहे महात्मा फुले का संघर्ष हो, बाबा साहब का संघर्ष हो, पेरियार स्वामी का संघर्ष हो, या साहू महाराज का संघर्ष हो, संभाजी महाराज का संघर्ष हो, आपको ये बुनियाद वहां दिखाई देगी। जो आदिवासियों की सांस्कृतिक सामाजिक सोच है, उसके इर्द गिर्द ही संभाजी महाराज की सोच रही है। संभाजी महाराज की जो माता जी थी, संभाजी महाराज की जो परिवार के लोग थे, उनका आप बैकग्राउंड चेक करो। उनके संभाजी महाराज को ट्रेनिंग किसने दिया, संभाजी महाराज कौन से विचारों से ज्यादा प्रभावित थे, उनके जीवन में किस तरीके का परिवर्तन आया, और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ, उनके हाथ में सत्ता किन विचारों के लोगों ने दी, उनको इस राज्य का कर्ता धर्ता, मालकिन, ये किसने बनाया। तो ये जो सोच है, ये है आदिवासियत, जो महिला को भी सत्ता देने में समानता रखती है, पुरुष को भी समानता देती है। वो ऐसी बुनियादी सोच, उसकी जो वारिस है, वो वारिसों के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिनका नाम महाभगवान, महामानव, महाविद्रोही बिरसा मुंडा है। साथियों, इस देश में एक संघर्ष चल रहा है, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ आदिवासियों का विनाश। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी पूरे देश को कंफ्यूज कर रही है कि नहीं, आदिवासी क्षेत्रों में अगर विकास होगा तो ही आदिवासियों का डेवलपमेंट होगा। मेरे को जहां तक के समझता है कि
कि आप एक ऐसे समाज के बीच में विकास की बात करने जा रहे हो जिस समाज का प्रत्येक आदमी इतनी आय भी नहीं कमाता है जितने की उसको जरूरत है। प्रतिदिन आय जो है उसकी, डेली इनकम जो है उसकी, वो उसके पेट भरने के लिए, उसके साथ पलने वाले बच्चों का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं है साथी। उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। और एक प्रिंसिपल है कि एरिया का विकास यानी क्षेत्र का विकास यानी मानव विकास नहीं होता है, मानव का विकास यानी क्षेत्र विकास होता है। ये विकास की जो डुप्लीकेट संकल्पना है, एक काल्पनिक संकल्पना नजर आती है कि भाई नहीं, क्षेत्र का विकास कर दो, वहां के लोगों का विकास कर देंगे हम। आपने 6 लाइन रोड इस देश में नंदुरबार में डाल दी, गढ़चिरौली में डाल दी, छत्तीसगढ़ में डाल दी, झारखंड में डाल दी, मेलघाट में डाल दी। 6 लाइन रोड यानी वहां का रोड का डेवलपमेंट हुआ है। What about the people, those who are living there from thousands of years, जो हजारों सालों से उस जमीन पे रह रहे, उनका विकास के बारे में क्या आपके पास डाटा है? ये बताइए। उनका शोषण जो हो रहा था उस प्रक्रिया में बदलाव आया है, उनकी गरीबी की प्रक्रिया में बदलाव आया है, उनकी बेरोजगारी की प्रक्रिया में बदलाव आया है, उनके विकास में बदलाव नहीं आया साथियों। यह विकास की जो संकल्पना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आदिवासी समाज के लोगों ने, नेताओं ने, या जो सोशल वर्कर्स है, जो शोधकर्ता है, उन्होंने इस विकास की वास्तविक संकल्पना को समझने की जरूरत है, जो आदिवासियों को जिसकी जरूरत है। ये जितना नक्सलग्रस्त एरिया है उस एरिया में 5th शेड्यूल के एरिया, वहां पे पैसा कानून वाले एरिया, ग्राम सभा के एरिया, इस एरिया में सबसे ज्यादा संसाधन दिखाई देते थे। आज क्या हुआ? आपने 5th शेड्यूल को खत्म कर दिया, वहां पे ग्राम सभा के अधिकारों को शून्य कर दिया, खत्म कर दिए, और वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर आप लोग जो जमीनें हैं ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं। उस कॉर्पोरेट में आदिवासियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात क्यों नहीं होती? उनके पारंपरिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात क्यों नहीं होती? उनके सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात क्यों नहीं होती? ये गवर्नमेंट की जवाबदारी नहीं है क्या? गवर्नमेंट अपनी संवैधानिक जवाबदारी से आदिवासियों के प्रति जो उनकी संवैधानिक जवाबदारी है उससे पूरी तरह अपने आप को दूर रख रही है साथियों। ये एक ऐसा समय है आदिवासियों के पास, ये एक ऐसी जनरेशन के सामने समय हो गया है कि भाई अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो खुद करो, गवर्नमेंट आपकी जवाबदारी नहीं लेगी। उसका छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये जो आदिवासियों के हॉस्टल्स थे वहां पर इन्होंने डीबीटी सिस्टम लाया। वो डीबीटी सिस्टम से गवर्नमेंट ने अपनी उसको खिलाना, उसको अच्छे से रखना, उसको सही डायरेक्शन में लेना, इससे अपनी जवाबदारी को हटा दिया। जो पालक तत्व था, जिसको गार्जियनशिप बोलते हैं आदिवासी विद्यार्थियों के प्रति, वो गार्जियनशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे गवर्नमेंट ने अपने आप को पीछे ले लिया। अब उनको वो पेमेंट जैसा देते हैं। वो बच्चों को वहां रुकना तो दूर है, वो बच्चे ठहरते भी नहीं है। उस पैसे का क्या उपयोग होता है? बाद में 15 तारीख के बाद में वो बच्चों के पास में 1 रुपए नहीं रहता, वो डब्बा लेने के लिए दूसरों का मुंह देखते हैं। ऐसी हालत कर दिए। ये बच्चे ऑर्गेनाइज रहते थे, आदिवासी बच्चे, वो आदिवासी बच्चे ऑर्गेनाइज रह के एक टेबल पे बैठ के खाते थे, उनमें अपनेपन की भावना आ रही थी, वो संगठित हो रहे थे। इसलिए जानबूझकर ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई कि डीबीटी रद्द करो। ये आदिवासी युवा पीढ़ी के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है। इस पे खुली चर्चा होनी चाहिए, खुली बात होनी चाहिए। इसकी बुनियादी बात यह है साहब, धीरे 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 आपको आपके पहचान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये आदिवासी मंच पे से बताते हैं कि भैया देश की राष्ट्रपति आदिवासी क्षेत्रों में देश की राष्ट्रपति का रोल बताइए। 5th शेड्यूल का एरिया राष्ट्रपति अधिकारों का एरिया होता है, राज्यपाल के अधिकारों का एरिया होता है। वहां गवर्नर और प्रेसिडेंट आर द प्राइम, दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स।
उनकी भूमिका क्या रही, मणिपुर में क्या भूमिका रही, नॉर्थ ईस्ट में क्या भूमिका रही। अभी राज्यपाल की भूमिका को लेकर बात कीजिए। ये छत्तीसगढ़ में अपना गढ़चिरौली बेल्ट, उधर आपका नंदुरबार, ऐसे आदिवासियों की जो सेंसिटिव एरिया है, वहां राज्यपाल और राष्ट्रपति एक भी बयान नहीं देते हैं। उनको रबर स्टैंप बना के रख दिए, उनके डेवलपमेंट पे एक प्रोग्राम खड़ा नहीं करते हैं। पूरे आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी विकास विभागों को, चाहे सेंट्रल के रहे, अलग अलग स्टेट्स में भी इन्होंने आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है। निजी कंपनियों के माध्यम से वहां अधिकारों को नियुक्त करना, और वो अधिकारी इनके हाथ के चमचे रहते हैं, वो कर्मचारी इनके हाथ के गुलाम रहते हैं, और वो काम कर रहे हैं। ये तय करेंगे कि भाई आदिवासी क्षेत्र में काम करेगा, इस सेवा को तुम स्वीकार करो। यानी गवर्नमेंट पूरी तरह अपनी जवाबदारी से भाग रही है। धंधा व्यापारीकरण बना कर लिया है इन्होंने। पूरे आदिवासी विकास विभाग का व्यापारीकरण हो गया। पूरे विकास विभाग का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का सिर्फ 12% पैसा आदिवासियों तक पहुंचता है। 88% पैसा तो यही लोग खा जाते हैं। ये सर्वाइव कर रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट सर्वाइव कर रही है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये चैलेंजिंग भाषण कर रहा हूं। ये अवस्था और उस वक्त की अवस्था, आज से 125 साल पहले की जो अवस्था थी, उस पर बिरसा मुंडा ने जो क्रांतिकारी डिसीजंस लिए, जो वैचारिक डिसीजंस लिए, उन वैचारिक डिसीजन पर आधारित विचारधारा पे, बिरसा मुंडा की विचारधारा पे, टंट्या-भील की विचारधारा पे, बाबूराव शर्मा की विचारधारा पे, राघोजी भांगरे की विचारधारा पे ये मूवमेंट खड़ा है। ये मूवमेंट है बिरसा ब्रिगेड का। ये कोई नक्सलवादी मूवमेंट नहीं है। कुछ लोग इसको नक्सलवादी मूवमेंट डिक्लेयर करने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मेरे को उन पर दया आ रही है कि आदिवासियों के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक आंदोलन है, उसको नक्सलवादी आंदोलन की तरफ डाइवर्ट करने की, उसको सिल सिक्का लगाने की कोशिश की जाती है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा ये नक्सलवादी आंदोलन का खामियाजा आदिवासियों को भुगतना पड़ा है। ऐसी चीजें आज जो हो रही है, उस पर से आदिवासियों के हिस्से में क्या आएगा, ये तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध जैसी स्थिति है साथियों नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में। गवर्नमेंट बोलती है नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, तब आदिवासी मुख्य प्रभाव में आएगा। लेकिन जब मुख्य प्रवाह का मामला शुरू होता है, तो एक तरफ विकास और एक तरफ विनाश की पॉलिसी सामने आ जाती है। वहां आदिवासी पारंपरिक वन अधिकारों की बात नहीं होती, वहां 5th शेड्यूल के अधिकारों की बात नहीं होती, वहां ग्राम सभा के अधिकारों की बात नहीं होती, वहां पेशा कानून की बात नहीं होती। कोई आदिवासी ज्यादा बोले तो उसको इतना डरा देते हैं कि भाई तेरे को नक्सल बोल देंगे, एंटी डेवलपमेंट आदमी घोषित कर देंगे। बिरसा ब्रिगेड के और देश के जितने आदिवासी, दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक भाई, आप तमाम लोगों से मेरी आज अपील है कि इस देश नैसर्गिक पर्यावरणवादी सोच, समाजवादी सोच, मानवतावादी सोच, सांस्कृतिक समाजवादी सोच की जो परंपरा है, जो वैचारिक परंपरा है, वही विचारिक परंपरा इस देश को देश करके रख सकती है। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो यूनियन ऑफ स्टेट तभी संभव रहेगा इस देश में जब आदिवासी विचारों को आप स्थापित करोगे। आदिवासी कोई जंगल के बारे में सोचता है, जमीन के बारे में सोचता है, जल के बारे में सोचता है। इसका फायदा केवल आदिवासियों को नहीं होता, इसका फायदा संपूर्ण मानव जाति को होता है। और उसकी सोच छोटी कैसी हो सकती है? वो तो यहाँ के जितने सोकाल्ड संत है, सोकाल्ड महाराज है, सोकाल्ड मौलाना है, या और कोई पंडित होंगे या कोई और धर्माचार्य होंगे, इनसे बड़ी बात करते हैं वो, जिनके बदन पे कपड़ा नहीं है, पेट पे रोटी नहीं है, जो घास के घरों में रहते हैं, वो लोग जल जमीन जंगल की बात करते हैं, जिसका संबंध पूरे मानव जाति से, इस देश के प्रत्येक नागरिक से। उस पर्यावरण को उजाड़ने की विचारधारा को आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। होना चाहिए डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है गवर्नमेंट।
व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? उसमें आदमी के संवैधानिक, पारंपरिक, सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उसकी विकासवादी, परिवर्तनवादी जीवन अवस्था उसको स्थायी करने के लिए जो व्यवस्था लागू करते हैं, जो विकास व्यवस्था लागू करते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मैं पूरे बिरसा ब्रिगेड के साथियों को आज क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और जो बिरसा मुंडा के विचारों से, बाबा साहब के विचारों से, पेरियार के विचारों से, फुले के विचारों से, साहू महाराज के विचारों से, महात्मा फुले के विचारों से, रानी अवंतीबाई के विचारों से, दुर्गावती के विचारों से, टंट्या भील के विचारों से, राघोजी भांगरे के विचारों से, बाबूराव शर्मा के विचारों से, गुंडाधुर के विचारों से, कुमरा भीमू के विचारों से, जो लोग संभाजी महाराज के विचारों से, जो लोग उन विचारों से चलना चाहते हैं, इन विचारों को अपने जीवन का परम सुरक्षक समझते हैं, क्योंकि विचार सुरक्षा प्रदान करते हैं समाज को, आदमी नहीं। विचार समाज का निर्माण करते हैं, विचार ही सुरक्षा प्रदान करते हैं और विचार ही विकास करता है समाज का। जो विचारधारा को हम अपनाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को देना चाहते हैं, उस पर पूरे देश के लोगों ने सोचना चाहिए कि हम बिरसा मुंडा की विचारधारा का अस्तित्व कहाँ रहना चाहिए था। मेरा आपसे एक विनती है, आप किसी भी धर्म से रहो, किसी भी जाति से रहो, रोटी की जात होती है, पानी की जात होती है, हवा की जात होती है, जमीन की जात होती है। जो जल जमीन जंगल का मसला है, ये यहाँ के ब्राह्मण भाई को भी लागू होता है, यहाँ के हर कम्युनिटी के भाई को लागू होता है। ये लड़ाई पूरी मानव जाति की लड़ाई है और इस लड़ाई को जो सैद्धांतिक रूप दिया था वो महाभगवान बिरसा मुंडा ने दिया। आज उस महाभगवान को हम लोग याद कर रहे हैं। साथियों, मिशन के तमाम साथियों से मेरी विनती है, आज से केवल आज याद नहीं करना है, आज से 9 अगस्त तक, 9 अगस्त को हम पूरे आदिवासी शहीदों को वास्तविक आदरांजलि देंगे, जब पूरे विश्व के लोगों को भारत के आदिवासियों के बारे में पता चले कि भारत का वास्तविक मानक कौन है। Who is the indigenous people of India? Who is the aboriginal people of India? Who is the first citizen of India? ये पूरे विश्व को बताने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशंस को बताने की जरूरत है, क्योंकि हमको जिंदा रहने के लिए राष्ट्रीय अधिकारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों को भी अपनाना पड़ेगा। अगर आदिवासियों को अधिकार मिलते हैं तो उसका फायदा बहुजनों को होगा, इसका फायदा अल्पसंख्यक को होगा, इसका फायदा ब्राह्मण भाई को भी होगा, दलित भाई को भी होगा, समाज के सभी अंगों को इसका फायदा होगा। इसलिए आदिवासियों को मूल निवासी घोषित करने का जो एजेंडा है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए, और जो विरोध कर रहा है वो राष्ट्र विरोधी है, वो वास्तविक राष्ट्र विरोधी है। जिन आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिजिनियस पीपल क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? इसका मतलब यह है कि आदिवासियों के मसले पे सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन को आप लोग नहीं मानते हैं। तो फिर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कौन हो गया? और जो लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है वो दूसरों को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल बोलने की हिम्मत रख रहे हैं, उनके आंदोलनों को ये कर रहे हैं। आदिवासी एक बात सेटिंग जो चल रही है आज की, जो एक फंडा सेट कर रहा है कि आदिवासी आदमी नक्सलवादी है। आदिवासी नक्सलवादी हो सकता है, लेकिन नक्सलवादी आदिवासी नहीं हो सकता मेरे भाई। सभी आदिवासी नक्सलवादी नहीं हो सकते। आप पूरे आदिवासी समाज को नक्सलवादी घोषित करने का जो एजेंडा चला रहे हैं, ये षड्यंत्रपूर्ण है एजेंडा है। ये आदिवासी गरीब, शोषित, पीड़ित आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र, आदिवासी का विरोध यानी राष्ट्र का विरोध, वास्तविक भारत का विरोध, सिंधु भारत का विरोध। मैं आप तमाम लोगों को आज के दिन पूरे समाज के
आप किसी भी पार्टी में रहो, आप किसी भी संगठन में रहो, लेकिन समाज की वास्तविक सोच को छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाइयों। हमारे शहीदों की, हमारे महामानवों के विचारों को लेकर चलना ही हमारे पास आखिरी पर्याय है। मैं पूरे बिरसा ब्रिगेड की तरफ से देश के तमाम नागरिकों को, नेतागण को, पार्टियों के लोगों को, सभी पार्टियों के लोगों को एक निवेदन करता हूं कि बिरसा मुंडा के व्यापक प्राकृतिक सांस्कृतिक विचारों को अपनाए बगैर हमारे देश में एकता, अखंडता निर्माण नहीं हो सकती है साहब। ये विचार पवित्र विचार है, यह विचार पर्यावरणवादी विचार है, यह वास्तविक विचार है। लोगों ने पर्यावरण की बात करके आज एनजीओ से पैसा और भारत सरकार से पारितोषिक ले लेते हैं। पूरे आदिवासी समाज को क्या देंगी पारितोषिक भारत सरकार? जो तो जीते हैं उसके लिए काम करना और उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना, इसमें बहुत फर्क है। मैं बिरसा ब्रिगेड की तरफ से आपको फिर से एक बार क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, तमाम महापुरुषों को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि इस मुहिम को आने वाले 9 अगस्त तक गांव-गांव में पहुंचाइए, गांव-गांव में संगठन स्थापित कीजिए और 9 अगस्त को घोषित करो कि आप इस देश के मूल मालिक हो। यहाँ का एससी, ओबीसी, ओपन का आदमी, दलित भाई, माइनॉरिटी का भाई, ये आपके वंशज है। यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप यहाँ के मूल मालिक हो। ये बात साबित करने की लड़ाई के बगैर आप अपनी आने वाली जनरेशन को जिंदा नहीं रख सकते, क्योंकि ये मसला राष्ट्रीय अधिकारों के साथ साथ आपके व्यापक अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ये लाइव चलते रहेगा, हम लोग फिर से मिलेंगे, बीच बीच में फिर से आप लाइव करेंगे। और आज से ये मुहिम बिरसा ब्रिगेड की तरफ से और तमाम संलग्नित संगठन जो मजदूरों में काम करते हैं, जो बाकी जगह काम करते हैं, हमारे साथ संयुक्त मूलवासी मजदूर यूनियन भी हम लोगों ने निर्माण किए, कामगार यूनियन निर्माण किए। हमारे साथ बहुत सारे कल्चरल संगठन हैं, हमारे साथ बहुत सारे पिछड़े, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं। मैं उन लोगों से भी विनती करता हूं कि आप आज से ये मुहिम शुरू कर दी जाए कि इस देश के वास्तविक भूमालिकों को एक पहचान, उनको एक आइडेंटिटी और उनका अंतर्राष्ट्रीय दर्जा उनको मिलना चाहिए, मूलवासी का दर्जा मिलना चाहिए, मूल नागरिक का दर्जा मिलना चाहिए और मूलवासी का दर्जा के साथ साथ उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है वो उस समाज को मिलना चाहिए। ये इस मांग का समर्थन करने के लिए जितने परिवर्तनवादी लोग हैं, जितने प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो लोग मानवता पे विश्वास करते हैं, जो भारत के वास्तविक सांस्कृतिक, सामाजिक, मानव इतिहास को समझते हैं, वो लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि आने वाला 9 अगस्त ये विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत ने डिक्लेयर करना चाहिए कि हमारे देश में भी नागरिक रहते हैं जो आदिवासी के नाम से जानते हैं, वो भारत के प्रथम नागरिक हैं। जय बिरसा, जय आदिवासी।